गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास. सो अवर नेक्स्ट लॉ इज़ चार्ल्स लॉ. तो ये चार्ल्स लॉ क्या कहता है? कहते हैं कि हमारे पास ना अगर कोई भी गैस है किसी भी कंटेनर में हैविंग एनी टेम्परेचर केप्ट एट एनी टेम्परेचर, तो अगर हम क्या करते हैं उस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो इतना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा. और कितना इंक्रीज़ करेगा? उसका जो पहले वॉल्यूम था उस वॉल्यूम का 1/273 पार्ट, इतना पार्ट क्या करता है, उसका इंक्रीज़ करता है. अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दे शुड बी इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इक्वल टू इट्स 1/273 पार्ट ऑफ इट्स प्रीवियस वॉल्यूम. ठीक है. और सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं उसी गैस का टेम्परेचर कम करते हैं सेम 1 डिग्री सेल्सियस ही, तो उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगा. उसके एक्चुअल या जो उसका प्रीवियस वॉल्यूम था उसका 1/273 पार्ट जो होगा वो इतना, जो उसकी पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर देगा उसका वॉल्यूम. ठीक है. तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ है. द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, डिपेंड करता है टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं. ठीक है. द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम at 0 degree Celsius for every 1 degree rise or fall in temperature. ठीक है. अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं या तो डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, प्रोवाइडेड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट. आपको इसमें प्रेशर की कंडीशन जो है वो क्या लेके चल रहे हैं, वी हैव टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट. ठीक है. तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास जो गैस थी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, तो उस टाइम पे उसका वॉल्यूम कितना मान लेते हैं हम, वी नॉट. ठीक है. तो लेट वी नॉट बी द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. और मान लेते हैं हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया. ठीक है. तो उसका वॉल्यूम कितना बन गया, मान लेते हैं हमने T डिग्री सेल्सियस जो था उतना हम टेम्परेचर लेके आए और उस टाइम पे उसका वॉल्यूम हो गया VT. तो VT के बन गया वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब इसमें हमने पढ़ा नहीं कि 1 डिग्री राइज करने पे इतना डिफरेंस आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपने 1 डिग्री ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है. आप कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर पाओगे तो उसमें जो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा वो 1/273 इंटू जितना आपने टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करेगा उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा. ठीक है. तो हमारे पास जो चार्ल्स लॉ है उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनता है, VT जो है इसका नया वॉल्यूम है जब हमने इसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस लेके आए हैं 0 डिग्री सेल्सियस से. ठीक है. तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जितना प्रीवियस वॉल्यूम था दैट इज़ V नॉट, उस वॉल्यूम में प्रीवियस वॉल्यूम का वो 273 पार्ट. ठीक है. इनटू T. अगर तो हमने 1 डिग्री राइज किया है तो सेम रहेगा प्रीवियस वॉल्यूम और पुराने वॉल्यूम का 1/273 इंटू 1 आ जाएगा. ठीक है. लेकिन मैंने कहा ना इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 1 डिग्री ही इंक्रीज़ कर रहे हो, आप 1 डिग्री से ज़्यादा भी कर सकते हो. तो उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे इसका वॉल्यूम, तो हमारे पास इसको सॉल्व करके आ जाएगा नया वॉल्यूम. ठीक है. जैसे कि मान लेते हैं आपने 1 डिग्री राइज किया है. ठीक है. तो V1 क्या हो गया, इट इज़ अ वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस. तो V1 हो गया V नॉट पुराना वॉल्यूम इंटू V नॉट अपॉन 273 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू दिस. ठीक है. अब अगर कहता है कि आपने 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया, जीरो से कितना पहुंचा दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया आपने वॉल्यूम, तो V100 हो जाएगा V नॉट पुराना वॉल्यूम और पुराने का 273 इंटू 100. ठीक है. बिकॉज 1 डिग्री करने पे हुआ था तो इंटू 100 से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इस तरह से -1 पे निकाल सकते हैं आप. और वैसे ही मैंने निकाला है -273 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है. अगर मैंने इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ किया है. ठीक है. पहले 0 डिग्री सेल्सियस से हमने इंक्रीज़ किया ना पहले, अब मैंने डिक्रीज़ किया, मैंने यहाँ पे भी डिक्रीज़ किया, यहाँ मैंने कितना पहुँचा दिया, -273 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पुट करते हैं V नॉट, पहले यहाँ पे प्लस था माइनस है तो माइनस V नॉट अपॉन 273 इंटू टेम्परेचर कितना है 273. तो ये जब आप सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 0 आ गया हमारे पास. ठीक है. ये ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी गैस इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर लेके अगर हम आते हैं तो उस टाइम पे जो उसका वॉल्यूम है दैट
इट बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो। और ये पॉसिबल तो नहीं है कि वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेम्परेचर पे कोई गैस एग्जिस्ट करती ही नहीं है। द गैस विल सीज टू एग्जिस्ट एट दिस टेम्परेचर। अब सिंपल सी बात है, गैसेस की कंडीशंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, रैंडमली मूव करती हैं यहाँ से वहाँ, हैविंग वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। तो इतना कम टेम्परेचर जब हम कर रहे हैं ना, डेफिनेटली वो तो नज़दीक आ जाएंगे पार्टिकल्स, तो वो गैशियस फेज में रहेंगे ही नहीं। तभी तो हमने कहा है कि उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ज़ीरो, यानी कि वो एग्जिस्ट करती ही नहीं एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को कहा गया एब्सोल्यूट ज़ीरो बिकॉज वॉल्यूम बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है, बिटवीन द टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये ये टेम्परेचर एक्सिस है, ज़ीरो ये ओरिजिन है, 0 डिग्री सेल्सियस, देन 100, 200, और हमें -273 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करना है। तो हमें ज़ीरो से पीछे चलना पड़ेगा, एक्स माइनस, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस में चलना पड़ेगा। तो मैंने -100, 200 और मैंने यहाँ पे ले लिया पॉइंट, ये इट बिकम्स इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें शो करना है ज़ीरो वॉल्यूम एट -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, हम इतना हमें पता है कि टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम तो कम होगा ही होगा। ठीक है, तो हमारा एक ग्राफ जो बनेगा वो डाउनवर्ड की तरफ बनेगा। अब हमें ज़ीरो वॉल्यूम लेके चलना है। ठीक है, वॉल्यूम कितना लेके चलना है, ज़ीरो। तो डेफिनेटली वॉल्यूम की एक्सिस है, इसका ज़ीरो कहाँ पे आएगा, इसका ज़ीरो तो आएगा डेफिनेटली यहीं पे आएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो, अगर यहाँ पे डॉट लगाएं तब तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, हमें ज़ीरो वॉल्यूम लेके आना है -273 डिग्री सेल्सियस में। डेफिनेटली वी हैव टू एक्सट्रापोलेट द ग्राफ इन अ नेगेटिव एक्सिस अप टू, ताकि इसका इतना टेम्परेचर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर दिया हमने ग्राफ शोइंग द ज़ीरो वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो ये जो हमने चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंट किया है, ये डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट किया है। थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज ग्राफ को भी थोड़ा सा हमें एक्सट्रापोलेट करना पड़ा। अब हमारे पास इसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म है चार्ल्स लॉ की, जो कि कैल्विन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। एज यू नो द टेम्परेचर की एक और स्केल भी है, दैट इज़ नॉन एज कैल्विन स्केल। ठीक है, वो देखते हैं। तो हमने पीछे से ही चार्ल्स लॉ जो हमने पढ़ा अभी डिग्री सेल्सियस से, वहीं से हमने दोबारा से मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का लिख लिया है। ठीक है, कितना हो गया, VT इज इक्वल V0 प्लस V0 इंटू T अपॉन 273। फिर हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये, ठीक है, यहाँ पे V0 कॉमन आ गया, अंदर क्या है 273 प्लस T। ठीक है, अच्छा 273 प्लस T जो है इट इज़ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अगर हम डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करते हैं, दैट बिकम्स इक्वल टू कैल्विन स्केल, है ना। और कैल्विन में टेम्परेचर को हम कैपिटल T से करते हैं रिप्रेजेंट, तो 273 प्लस स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T। ठीक है, और 273 क्या है, 273 जो है इट इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। 273 कैल्विन जो है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो 273 को मैंने T0 लिखा है, यानी कि ये आ गया हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे 273 प्लस T जो है, वहाँ मैं क्या लिखूँगी, कैपिटल T, और 273 को मैं लिखूँगी T0। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना रिलेशन, VT इज इक्वल टू V0 इंटू कैपिटल T अपॉन T0। और अगर हम वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम को एक साथ ले आए, तो VT अपॉन V0 इट इज़ वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू T अपॉन T0। T जो है टेम्परेचर है एट कैल्विन में, और ये हमारा आ गया एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास देखो, देखा जाए VT अपॉन V0 इज इक्वल टू T अपॉन T0। अगर मैं V0 यहाँ ले जाऊँ, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया VT अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू V0 अपॉन T0। अब ये जो है ना वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट 0, ये भी सेम टू सेम टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमने किसके इक्वल पुट कर दिया, कांस्टेंट के इक्वल। तो डेफिनेटली हमारे पास V अपॉन T किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट के इक्वल आ गया। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, V इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारे पास ये चार्ल्स लॉ नया बहुत ही सिंपल चार्ल्स लॉ आया है, जिसको हम कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस is directly proportional to the absolute or Kelvin temperature।
एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब वही जो पीछे हमने किया था केस, अगर हमारे पास दो कंडीशंस हैं, ठीक है, अलग टेम्परेचर पे अलग वॉल्यूम हम अगर लेके चल रहे हैं, अगर एक बार हमने टेम्परेचर T1 ले लिया, एक बार T2 ले लिया, तो उस टाइम पे फर्स्ट केस में वॉल्यूम बिकम्स इक्वल टू V1 एंड सेकंड केस में वॉल्यूम बिकम्स इक्वल टू V2। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को दो बार लिखेंगे तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, देन V2 अपॉन T2 भी किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ही किसके इक्वल आ रहे हैं, इक्वल टू कांस्टेंट है, तो हमारे पास V1 अपॉन T1 बिकम्स इक्वल टू V2 अपॉन T2। अच्छा, ये जो फॉर्मूलेज मैं लिखवा रही हूँ ना आपको, हम एंड में निकाल रहे हैं, चार्ल्स लॉ में पीछे बॉयस लॉ किया, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये फॉर्मूलेज जो हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ हमने कर लिया। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज बेटर देन द सेल्सियस स्केल, व्हाई इट इज़ बेटर एज कम्पेयर टू सेल्सियस स्केल। तो हम सिंपल कह सकते हैं, when we represent the Charles law, a graph is plotted between the different values of Kelvin, temperature and corresponding volume. ठीक है, and in case of Kelvin scale it is a straight line passing through the origin। देखो अब यहाँ मैंने ग्राफ बनाया है एक ना, ये हमने चार्ल्स लॉ जो मॉडिफाई किया है ना केल्विन के फॉर्म में, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, तो डेफिनेटली हमारे पास जो बच्चे चलता है ना टेम्परेचर केल्विन में, वो हम लेते हैं सबसे लोवेस्ट, क्या लेते हैं, 0 केल्विन, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका तो ज़ीरो यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। तो हम ओरिजिन से पास कर रहे हैं, बहुत ईजी हो जाएगा ग्राफ को रिप्रेजेंट करना भी, इसको समझना भी। ठीक है, इट क्लियरली शोज अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट इज़ अ बेटर देन द सेल्सियस स्केल। ये हमने अभी दो लॉज पढ़ लिए, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। क्लियर। पीछे अभी हमने ना ग्राफ बनाया, ठीक है, जो अभी हमने ग्राफ बनाया है ये वाला, ये हमने बनाया है बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। मान लेते हैं हमने 3-4 बार एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में वी केप्ट द प्रेशर P1 कांस्टेंट, हमने कोई P1 प्रेशर लेकर रखा था। सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने कितना प्रेशर रखा था, P2। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमारा जो कांस्टेंट प्रेशर कितना चल रहा था, P3, और फोर्थ में कितना चल रहा था, P4। ये हमारे 4 अलग एक्सपेरिमेंट हैं। चारों में फर्स्ट केस में कांस्टेंट प्रेशर P1, सेकंड में P2 और सो ऑन। ठीक है, 4 बार एक्सपेरिमेंट किया और हमने क्या किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, यानी कि हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं हर एक्सपेरिमेंट में, यानी कि P4 इज हाईएस्ट प्रेशर। तो अब हम ना फिर से अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी, लेकिन अगर हम 4 अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर्स के अकॉर्डिंग बनाएं कि P1 में कितना जो लाइन थी और P2 में, तो इस तरह से आपके पास 4 लाइंस आएंगी, स्ट्रेट ही आएंगी। ठीक है, लेकिन एक लाइन सबसे ऊपर, फिर इस ऐसे, और ये इस तरह से 4 लाइंस आएंगी। देखो, देखा जाए तो चारों ही लाइंस में वी आर शोइंग दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि 4 लाइंस में से जो सबसे यहाँ पे ये वाली लाइन है, क्या ये P1 के प्रेशर में थी या P4 के प्रेशर में। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। दिस इज़ द लाइन एट प्रेशर P1, दिस इज़ एट P2, दिस इज़ P3 एंड दिस एट P4। क्योंकि पीछे भी हमने किया कि टेम्परेचर का और प्रेशर का, अभी हम गैस की बात कर रहे हैं ना, तो गैस के केस में प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्टली रिलेशन होता है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, बिकॉज रैंडमली मूव करेंगे गैस के पार्टिकल्स, तो स्ट्राइक करेंगे कंटेनर्स के साथ, तो वो प्रेशर क्या करेगा, उनका इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली P4 इज़ हाईएस्ट प्रेशर, तो उसके केस में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा आना चाहिए, तभी तो इसका जो लाइन है वो किसकी तरफ ज़्यादा जा रही है, जब क्या इंक्रीज़ किया, आपका प्रेशर इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और दूसरी बात ये भी है, प्रेशर के इंक्रीज़ होने से वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज़ करेगा। वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज़ करेगा। तो देखो यहाँ पे जब प्रेशर कम था तो लाइन सबसे ऊपर है, और जब प्रेशर सबसे ज़्यादा है तो वॉल्यूम में जो इंक्रीज़ हुआ है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से जो इंक्रीज़ हुआ है वो बहुत कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू जब P1 प्रेशर था, प्रेशर कम था, उस केस में वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज़ किया।
ठीक है। तो ये सेकंड वाला पॉइंट जो है वो मेन है कि यहाँ पे P4 लाइन सबसे नीचे क्यों है, बिकॉज जब हाई प्रेशर होता है उस टाइम पे वॉल्यूम, आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा ना, वॉल्यूम बहुत कम होता है। हालांकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर का भी उसका थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो इतना इंक्रीज नहीं करेगा जितना कि कम प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो ये हमने कर्व बनाई है, P1 कर्व नहीं सॉरी लाइन बनाई है P3 और P4। ठीक है। अब हमारे पास ना चार्ल्स लॉ का प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंस भी है। ठीक है। इसकी प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंस क्या है ये देखते हैं हम। एज वी नो, जो मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए हम हॉट एयर बैलून्स जो यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको जो है उनको यूज़ किया जाता है। तो जब हॉट एयर बैलून्स यूज़ करते हैं यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, और टेम्परेचर हाई होने से वॉल्यूम क्या करेगा, उनका इंक्रीज़ करेगा, तो उनकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। ठीक है। यानी कि हॉट एयर इज लेस डेंस देन द कोल्ड एयर, और ये इनेबल करती है हॉट एयर बैलून को टू राइज अप बाय डिस्प्लेसिंग द कूलर एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तभी तो जैसे जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा, तो उनकी डेंसिटी कम होती जाएगी, वो ईजिली ऊपर की ओर जो है राइज करते जाते हैं। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द चार्ल्स लॉ, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंस ऑफ द चार्ल्स लॉ। ठीक है। यहाँ पे चार्ल्स लॉ जब भी आएगा आपने वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ क्या करना है, रिलेशन ऑब्जर्व करना है। ठीक है।